बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है कंप्लीट थ्योरी का टॉपिक। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की हम बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। यानी आज का हमारा एम्फेसिस जस्ट थ्योरी है। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, नो कैलकुलेशन नथिंग। ये टॉपिक पेपर में आता है, थ्योरी आती है इस चैप्टर से, क्योंकि एफआर के अंदर एक रेशियो एनालिसिस के अंदर थ्योरी है और एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के दो चैप्टर कैप्लान की बुक में है, आपके स्टडी हब में भी हैं। इनसे आमतौर पे थ्योरी आती है। ये आपके स्टडी हब का चैप्टर नंबर 2 है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? देखो भाई, आसान करता हूँ। आसान ये करता हूँ कि भाईजान आप जा रहे हैं, आप डिफेंस की रोड पे जा रहे हैं, गाड़ी भगाते हुए जा रहे हैं। आप जुमेरा बीच, जुमेरा रोड पे, शेख जायद रोड पे दुबई में गाड़ी भगाते हुए जा रहे हैं। आप टाइम स्क्वायर यूएस के अंदर गाड़ी भगाते हुए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। रेड सिग्नल सामने से आया, अच्छे बच्चों की तरह हमने गाड़ी को ब्रेक लगाया। खलास, रेड सिग्नल आया, हमने गाड़ी को ब्रेक लगाया। क्यों? वाई लेश? हमारा दिमाग खराब? नहीं, दिमाग खराब नहीं है। क्यों रोक दी गाड़ी भाई? तो इसका जवाब मैं ही दूंगा। इसका जवाब है सर, कानून है, रूल है, रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, मेथड है, तरीका है, यही हक है, यही एथिक्स है। भाई रुक जाओ, क्या कर दो भाई, रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? इसलिए रुक जाओ क्योंकि रेड सिग्नल आया है और तरीका यह है कि रेड सिग्नल पे गाड़ी को रोकना चाहिए। ये रूल किसने बनाया? सर ये रूल गवर्नमेंट ने बनाया। ये रूल किसने बनाया? ये रूल गवर्नमेंट ने बनाया। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, हमने उसको माना। गवर्नमेंट ने बनाया रूल, हमने उसको माना भाई। तो इसी तरह हम सब बचपन से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। हम बचपन से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। एसेट डेबिट पे बढ़ता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, इन्वेंट्री फीफो मेथड पे जा रही है, वेटेड एवरेज मेथड पे जा रही है, ये होता है, वो होता है, फला होता है, चुनी होता है, चुना होता है, वॉट एवर। हम बहुत सारी बातें जमाने से कर रहे हैं कि अकाउंटिंग यूं होती है, ऐसे होती है, वैसे होती है। यारी ऐसे वैसे कहीं लिखा तो होगा ना, किसी ने बताया तो होगा ना। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि खुद ब खुद रात को सो रहे थे, ख्वाब में आया कि एसेट आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, ख्वाब में आया लाइबिलिटीज आर दी ऑब्लिगेशंस ऑन बिजनेस। ऐसा ख्वाब तो नहीं आता सर। ऐसे कहीं ना कहीं ये रूल्स लिखे हुए हैं, ये रेगुलेशंस मेंशन हैं। ये रूल्स और रेगुलेशन कहीं ना कहीं तो हैं। ये कहीं ना कहीं को आज सीखना है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ हैं? कहाँ छुपे बैठे हैं? किसने बनाए? क्या इनको बोलते हैं? कैसे ये रूल्स बनते हैं? ये आज हमने सीखना है। तो आज आपका इंट्रोडक्शन हम करेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। एफआर का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एससीए की हो, सीए की हो, आईसीएमए की हो, सीएमए की हो, आईसीडब्ल्यू की हो, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ये सबके अंदर सेम है। देयर इज नो डिफरेंस। हाँ, तो हम ये पढ़ते हैं कि भाई दुनिया में ये जो अकाउंटिंग है, ये जो अकाउंटिंग आई है, ये कौन आई है, कहाँ से आई है भाई? तो अकाउंटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स से आई है। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या आईफ्रिक, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये वो लोग हैं जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप करते हैं। और और वो उसको पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया से मुराद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, आपका मिडल ईस्ट, ये जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं, ये सब, यूके, यूरोप के काफी कंट्रीज, ये सब जो है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानते हैं।
इनको मानते हैं भाई IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, और ये बोर्ड कहाँ है, ये बोर्ड किधर बैठा हुआ है, ये नहीं, बैठा हुआ से मतलब ये है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखना, ये स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड ये स्टैंडर्ड बनाता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मैं लिखूं अगर, तो उसका नाम है IFRS फाउंडेशन। IFRS फाउंडेशन ये इदारा है, ये एक NFP है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। NFP मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर एक अदद स्टैंडर्ड सेट करने का बोर्ड IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मौजूद है। और ये बोर्ड क्या करता है, ये दुनिया भर के जितने भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं उनको इसने इशू किया है आज तक। जितने भी स्टैंडर्ड हैं, जितनी भी अकाउंटिंग इस दुनिया में जहाँ जहाँ IAS फॉलो हो रहा है, वहाँ वहाँ ये IASB का इन्फ्लुएंस है। अब एक सवाल आता है, सर ठीक है आपने बात बताई, हमने एग्री किया कि IASB जो है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। ओके, मान लिया, आपकी बात समझ ली। लेकिन सर आपने कहा कि दुनिया के काफी मुल्कों में ये स्टैंडर्ड चलते, यानी IASB, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाता है, जो बहुत ज्यादा कॉमनली दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, काफी कंट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। इसकी एक्सेप्टेबिलिटी या एडेप्टेबिलिटी बहुत सारे कंट्रीज में है। ठीक हो गया। ओके, अब इसको फॉलो करने वाले कंट्रीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से ऐसे कंट्रीज है जो डेडुशियान है, जो इसको फॉलो नहीं करते। तो ऐसे भी कंट्रीज होंगे। तो सबसे बड़ा दुनिया का बदमाश जो कि कहता है कि मैं जो हूं वो नवीनता करूंगा, करूंगा तो नया काम करूंगा, और वो है, आपको पता है, अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, मशहूर बड़ा बड़े मुल्कों में एक, जो ये कहता है कि मैं जो है ना ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करूंगा, मेरे अपने स्टैंडर्ड है। अच्छा भाई, तू सी बदमाश, तू सी बदमाश, जो तू चाहे वो कर भाई। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका में स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते, तो उनके क्या होंगे, अकाउंटिंग वहाँ नहीं होती क्या, वहाँ अकाउंटिंग होती है। अराउंड अराउंड दुनिया के बहुत सारे मुल्क है दुनिया में, अराउंड 160 प्लस कंट्रीज में ये कॉमन अकाउंटिंग है, सेम स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जैसे अमेरिका, वो कहते हैं वो हम जो हैं हम अपने बदमाश खुद हैं, हम ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करेंगे, हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। और ये है यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए बड़ा मशहूर है कि ACCA कर लो, UK चले जाना, ACCA कर लो, मिडल ईस्ट चले जाना, दुबई चले जाना, यूरोपियन यूनियन चले जाना, कनाडा चले जाना, इंडिया निकल, इंडिया तो चलो पाकिस्तानी पासपोर्ट है नहीं जा सकते, ब्राजील चले जाना, कोरिया चले जाना, रशिया चले जाना, अफ्रीका चले जाना, पाकिस्तान में रह जाना। बहुत मुल्कों में आपका स्कोप है ACCA के बाद, लेकिन अमेरिका नहीं जा सकते। ACCA की बेस पे अमेरिका में अकाउंटेंट की जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई, इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि अमेरिका के अपने स्टैंडर्ड्स है, उनको सीखेगा कौन। थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा मेजर फर्क नहीं होता। लेकिन अकाउंटेंसी जॉब US में हासिल करनी है तो आपको आमतौर पे CPA करना पड़ता है। CPA उन कंट्रीज में होता है जिन कंट्रीज के लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसको गैप बोलते हैं। गैप का फुल फॉर्म है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप का फुल फॉर्म है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अमेरिका मिसाल है दुनिया में कि हर चीज में अड़ी करता है, हर चीज में होशियारी करता है। तो IAS में भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो नहीं करता, कहता है मैं बड़ा बदमाश पिंडदा चौधरी में हूँ, बदमाश मैं हूँ, तो मैं हर काम अपना करूंगा, तो स्टैंडर्ड्स भी अपने फॉलो करूंगा। अच्छा भाई, तेरी मर्जी, हम क्या बोल सकते हैं। तुसी बदमाश हो और हम तो हो ही हैं कि जी ऐसे जो आप कहते हैं वही हक है। तो अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता भाई। इससे फर्क ये पड़ता है
कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, ये प्रिंसिपल बेस अप्रोच है। प्रिंसिपल बेस अप्रोच का मतलब ये है कि कंट्री चाहे तो फॉलो करे, ये इंटरनेशनल इदारा है, एक इदारे ने बनाए हैं। कंट्री मुल्क चाहे तो फॉलो करे, ना चाहे तो इग्नोर खल्ली वल्ली कर दे, ना माने हम नहीं मानते, ठीक है गया। यानी ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको चाहो तो एक्सेप्ट करो, ना चाहो तो इग्नोर कर दो। आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मान लेंगे, आपकी मर्जी है। आप नहीं मानेंगे तो फिर आपको अपने स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, और अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स बनाओगे तो ये गैप कहलाएगा और ये रूल बेस होगा। रूल बेस मतलब अगर मुल्क की हुकूमत ने अपने स्टैंडर्ड खुद बनाए ना सर, तो फिर उसको वो डंडा मार के फॉलो कराएगी कि यू हैव टू फॉलो द लोकल स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू फॉलो द लोकल स्टैंडर्ड्स। वाई लेश, क्यों? क्योंकि सर हमारे मुल्क का कानून है ये, हमारे मुल्क के स्टैंडर्ड हैं ये, मानना तो तुम्हारे को पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फाइन होगा। सिंपल एंड इजी। कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का सबसे पहली थ्योरी क्या है कि हमें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझना है कि ये क्या है। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं, और और तकरीबन 160 कंट्रीज में माने जाते हैं। और जिस कंट्री में माने जाएंगे उस कंट्री की मर्जी है, माने तो माने, ना माने तो फिर अपने स्टैंडर्ड खुद बना ले। और अपने स्टैंडर्ड बनाएगा तो फिर जो है वो क्या नहीं होगा, फिर आईएएस और आईएफआरएस फॉलो नहीं होंगे उस कंट्री के अंदर। और अगर अपने बना लिए, अपने बना लिए, तो फिर वो रूल बेस हो जाएंगे कि उसको मानना ही मानना है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अब एक मुल्क है, फॉर एग्जाम्पल एक नया मुल्क दुनिया में आया, नया नया मुल्क बना, ताज़ा 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 मुल्क बन रहा है। और वो ताज़ा ताज़ा मुल्क सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं, मैं आईएएस और आईएफआरएस फॉलो करूं या मैं अपने रूल्स खुद बनाऊं। ये एक सवाल है। हैज अ कुछ, दैट इज अ कुछ। मुल्क बना ताज़ा ताज़ा, फ्रेश फ्रेश, अभी अभी कायदे आजम आए और उन्होंने नया नया पाकिस्तान बनाया, नया ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा पाकिस्तान बना है, फ्रेश। फ्रेश पाकिस्तान है तो सोचना पड़ेगा ना कि अपनी अकाउंटिंग खुद इजाद करनी है कि गोरों की अकाउंटिंग पढ़ानी है। तो एडवांटेज क्या है अपनी अकाउंटिंग बनाने का और गोरों की फॉलो करने का? एडवांटेज क्या है? तो ये गोरों की आईएएस और आईएफआरएस फॉलो करने के एडवांटेजेस, और ये आईएएस और आईएफआरएस फॉलो ना करने के एडवांटेजेस। एक बात याद रखना, जो आईएएस के एडवांटेजेस हैं वो गैप के ड्रॉबैक्स हैं, और जो आईएएस के ड्रॉबैक्स हैं वो गैप के एडवांटेजेस हैं। सिंपल एंड इजी। अब ये क्या होते हैं ये जरा अच्छी तरह से समझना है, ठीक है? अच्छी तरह से समझना है कि देखो भाई, आईएएस और आईएफआरएस दोनों ने, यानी एक बंदा नहीं बना रहा, एक मुल्क सरकारी खाता नहीं है। पाकिस्तान अपने स्टैंडर्ड, इंडिया अगर अपने स्टैंडर्ड बनाएगा, सरकारी खाता कैसे चलता है आपको पता है? हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, फिर बिखरता है, फिर बनता है, फिर बिखरता है, फिर कुछ होता है, फिर चुनी होता है, फिर चुना होता है, फिर एक्स होता है, फिर वाई हो जाता है, फिर डबल पता नहीं क्या कुछ निकल आता है। अल्लाह अकबर। तो भाई हमारे मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ पे कानून तो पता नहीं कैसे बनते हैं और सरकारी इदारे पता नहीं कैसे काम करते हैं। अगर एक इंटरनेशनल बॉडी जो कि किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में नहीं है वो स्टैंडर्ड बनाएगी, तो यार यार थोड़ा सा तो समझो ना कि वो थोड़ा सा तो तरीके का बनाएगी, थोड़ा तो अच्छा बनाएगी। और जब वो बना देगी तो फिर वो 160 मुल्कों में हो रहा है इम्प्लीमेंट। आप अपनी कंट्री की किसी भी कंपनी की एसएफपी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को किसी और कंट्री की कंपनी के ऐसे कंपेयर इजीली कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि लाइक वर्सेस लाइक का ही कंपैरिजन होता है। अगर आप अमेरिकन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को अपनी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेयर करेंगे तो ये गलत कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन ही सही नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूनिलीवर, यूनिलीवर पाकिस्तान अपने प्रॉफिट्स को यूनिलीवर इंडिया से तो कंपेयर कर सकता है सेम करेंसी यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद। यूनिलीवर बांग्लादेश से कर सकता है, यूनिलीवर यूके से कर सकता है, यूनिलीवर जापान से कर सकता है।
करेंसी यूनिट्स डॉलर कर दो सबकी और वो कंपेयर कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा। इस ओके, क्योंकि इन सारे कंट्रीज में अकाउंटिंग जो हुई हुई है वो सेम बेसिस पे हुई हुई है। लेकिन आप यूनिलीवर पाकिस्तान या यूनिलीवर यूके को डॉलर में रखो और उसको अमेरिकन यूनिलीवर से कंपेयर करो तो आपको करंट आएगा। करंट क्यों आएगा? क्योंकि अमेरिकन बेसिस कुछ और हैं, उधर प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस कुछ और हैं, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस कुछ और हैं। सो यू कांट कंपेयर हबीबी, यू कांट। तो आईएएस को फॉलो करने का फायदा यह है कि ग्लोबली कंपैरिजन इजी है। एक कंट्री अपनी बैलेंस शीट दिखा के, अपनी एसएफपी दिखा के दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर्स से पैसा भी रेज कर सकता है, क्योंकि बेसिस अकाउंटिंग की सेम है। द कॉमन लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी इज अ कॉमन लैंग्वेज इन 160 कंट्रीज। तो आप एक नया, डोंट इन्वेंट न्यू व्हील, फॉलो व्हाट इज फॉलोइंग बाय द वर्ल्ड। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में टेक ओवर मर्जर भी करना आसान हो जाता है। ड्रॉबैक क्या है? एक नया पाकिस्तान बना, ताजा फ्रेश पाकिस्तान। पूरा आईएएस और आईएफआरएस पहली मर्तबा इंप्लीमेंट करना विल बी कॉस्टली। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सेमिनार करने पड़ेंगे, लोगों को सिखाना पड़ेगा, बॉडीज बनानी पड़ेंगी, आईकैप बनाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट टाइम कॉस्ट लगेगी जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा ही फायदा। ले, और एक और मसला है कि आईएफआरएस एक जर्नल यानी ग्लोबली चीजों को देख के बनते हैं। आप एक कंट्री की स्पेशल नीड के हिसाब से हो सकता है किसी चीज को वो मिस कर जाएं। तो ये एडवांटेज और ड्रॉबैक भी हमें आईएएस और आईएफआरएस के पता होने, खबर होने चाहिए। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिएगा, वरना आप बता दीजिएगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। आईएएस और आई, ये फ्रेमवर्क जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इट्स नॉट एन स्टैंडर्ड, इज जर्नल, जर्नल बातें हैं, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब हम फॉलो करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके अकाउंटिंग के रूल्स आते हैं। उन रूल्स से आउटपुट क्या निकलता है? यानी यूं समझ लो कि मैं इसको बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग की बात करूं, कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, मैं आसान भाषा में बात करूंगा। आसान भाषा में अपने कर रहे हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब डेबिट ने क्रेडिट, हम मार रहे हैं डेबिट की एंट्रीज, हम कर रहे हैं क्रेडिट की एंट्रीज। ओके, हम डेबिट क्रेडिट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग विद डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। डेबिट क्रेडिट के बाद उस डेबिट क्रेडिट से कुछ समरी होती है, कुछ समराइजेशन होती है, राइट और रॉन्ग। यानी हम खेलते हैं डेबिट क्रेडिट से। इसके बाद लेजर बनता है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। और याद रखना, ये जो भी काम हो रहा है ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है। और इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फाइनल आउटपुट जो निकलता है ना, वो उसको बोलते हैं अपने क्या है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थोड़े तो आपने अपनी बेसिक अकाउंटिंग में पढ़े हुए हैं। एसएफपी, किसी दौर में इसको बैलेंस शीट बोलते थे, अब इसको एसएफपी बोलते हैं। इसके अंदर एसेट लायबिलिटी कैपिटल आता है, हम बनाएंगे इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट में, आप देखेंगे कैसे बनता है, अभी थ्योरी चल रही है। फिर इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे, आइंदा से इसको एसओसीआई बुलाएंगे। किसी दौर में इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते थे, कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। हम एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर्स में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बुलाएंगे, बैलेंस शीट नहीं बोलते, एसएफपी बुलाएंगे। इक्विटी स्टेटमेंट, इक्विटी का एक स्टेटमेंट होता है जो भी बेसिक स्टडीज में आपने पढ़ा है, लेकिन हम दोबारा पूरा पढ़ेंगे। फिर कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और इसके बाद नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में एक्सप्लेनेशन होती है कि आपने कौन सी चीज को कैसे सॉल्व किया है। इसके बाद ये वो चीजें हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। ये आमतौर पे 5 चीजें ही होती हैं, ठीक है। और ये पांचों आपको सीखनी है, समझनी है, हम आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे, आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स, जब ऑडिट रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट बनती है कंपनी की, तो उसमें डायरेक्टर रिपोर्ट भी होती है, स्टेटमेंट ऑफ चेयरमैन भी होता है, और फर्दर एनालिसिस भी होता है कि फाइनल रिपोर्ट्स हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस इस साल कैसी रही।
जो चीजें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती हैं, याद रखिएगा उसके पीछे या तो आप गैप फॉलो कर रहे हो तो गैप होगा, या फिर अगर आप गैप फॉलो नहीं कर रहे तो फिर उसके पीछे आईएएस और आईएफआरएस के रूल्स होंगे, उसको फॉलो करके ही रिपोर्ट बनती है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं ना सर, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, ये क्यों बनाते हैं? वाई लेश क्यों? हमारा दिमाग खराब है, हम इतनी मेहनत करके अकाउंटिंग करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी एसओसीआई बनाते हैं, एसएफपी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? दिमाग खराब है हमारा? नहीं नहीं, हमारा दिमाग खराब नहीं है, उसके बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ भी है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फाइनेंशियल लाजिम बनने चाहिए, पब्लिश होने चाहिए, वेबसाइट पे आने चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज की रिक्वायरमेंट तो होती है कि सर्टेन कंपनीज मस्ट प्रोड्यूस देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पब्लिश देम ऑन स्टॉक एक्सचेंज या ऑन देयर वेबसाइट। एनएफपी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होता है कि वो भी अपने फाइनेंशियल्स को, अपनी इनकम अपनी वेबसाइट पे शो करेंगी। आप यूके की किसी भी चैरिटी को उठा लो, उसकी इनकम स्टेटमेंट, उसकी एसएफपी आपको उसकी वेबसाइट में मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहा हूँ, एसीसीए की भी फाइनल अकाउंट्स, एसीसीए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको एसीसीए ग्लोबल की वेबसाइट पे मिलेंगे, जाके पढ़ लेना कि एसीसी आपसे फीस की रेवेन्यू कितना कमाता है और कितना उसका एक्सपेंडिचर है, सरप्लस या प्रॉफिट बोल लो, डेफिसिट या लॉस बोल लो, एसीसी को हर साल कितना होता है। अगर किसी बच्चे को पढ़ना हो कि एसीसी इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इतनी फीस ले रहा है आपको ऐसा लगता है, लेकिन पाउंड में तो बहुत कम ले रहा है भाई। हमारा कंट्री इतना डेवलप है कि कन्वर्जन में हालत खराब हो जाती है, लेकिन पाउंड में वाकई एमबीए वगैरह से उनकी फीसेस बहुत, फीस जो है वो कम है, तो ये बात याद रखनी है। अब इसका यूजर एक तो गवर्नमेंट की वजह से हम बनाते हैं, गवर्नमेंट उससे देखती है कि भाई कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी में क्या चल रहा है, डोनेशन आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, सोर्स क्या है, दो नंबरी तो नहीं हो रही, ब्लैक ब्लैक को व्हाइट मनी तो नहीं खेल रहे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो यूजर्स है भाईजान, सेठ होता है एक अदर, यू नो सेठ, सेठ अरबाब कफील ओनर, हाजी सेठ। हाजी सेठ अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कहाँ से देखेगा? और लगाना है, रोकना है, बेच देना है, इन्वेस्टमेंट को कैसे पता चले उसको? इनकम स्टेटमेंट, एसओसीआई और एसएफपी से पता चले। एम्प्लॉई, भाईजान इस कंपनी में नौकरी करूं कि कंपनी छोड़ के कहीं और निकल लूं, कंपनी स्टेबल है कि नहीं है, कंपनी प्राइस सैलरी दे सकती है नहीं दे सकती है, कंपनी बेनिफिट देगी कि नहीं देगी, कंपनी की हालत कैसी है। बैंक उधार देने वाला, यार लोन देने से पहले बैंक पूरी तहकीक फरमाता है, दिस कंपनी से साउंड और खल्ली वल्ली कंपनी, तो कैसे पता चले? स्टेटमेंट से पता चले। सप्लायर उधार में माल बेचते हैं, उनको भी देखना होता है कंपनी इतनी स्ट्रांग है, इतनी उसकी पोजीशन है कि मेरा पैसा लौटा देगी कि खा जाएगी। कस्टमर उससे ही माल खरीदते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में सप्लाई पॉसिबल हो, तो कंपनी के स्टेटमेंट्स देखेंगे, एसएफपी देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी के एसेट्स अच्छे हैं, कंपनी लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने वाली है, तो हम उसको अपना सप्लायर बनाएं, वरना अगर कंपनी डूब गई तो हम भी डूब जाएंगे, हमें दूसरा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा और पूरी सप्लाई चेन खराब हो जाएगी। पब्लिक, आम आवाम को किसी ने कहा भाई स्टॉक एक्सचेंज जाके सट्टा खेलो, आवाम आंखें बंद करके सट्टा खेलना शुरू, चलो हो गया काम। अरे भाई गोरों के मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक ऐसे इन्वेस्ट थोड़ी करती है, देखती है कि कंपनी के स्टेटमेंट्स क्या हैं, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं ना, वहाँ पे आवाम के पास बड़ा फारिग टाइम होता है, वहां पे असल में चिक चिक पिक पिक चू चू चीचा पूपा नहीं होता, दिमाग नहीं घूम रहा होता, तबीयतें खराब कंपनीज के लिए लोगों की नहीं होती, सर्वाइवल की जंग नहीं होती, इंजॉय करते हैं। तो वो ये देखते हैं यार कंपनी लोकल कम्युनिटी को कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, कंपनी स्टाफ का कितना ख्याल रख रही है, कंपनी अच्छी है क्या, सोशल वेलफेयर कर रही है, सोसाइटी ईवल ईवल तो नहीं है, सोसाइटी के अगेंस्ट कंपनी तो नहीं है, वरना वो फिर निकल के आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, वो निकल के आ जाते हैं, प्रेशर ग्रुप बना देते हैं और कंपनी की बैंड बजाते हैं। याद रखना, जो अमीर कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज है ना, वहां पे जो कस्टमर होता है ना, वो उस दुकान से माल खरीदता है जो कंपनी सीएसआर कर रही होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रही होती है, कंपनी ने कितनी प्लांटेशन ड्राइव की हैं, कंपनी ने कितना सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम खर्च किया है, कैसे पता चले? इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलेगा। तो लोग ये देखते हैं, लोग
महंगी प्रोडक्ट वहां खरीद लेंगे उस कंपनी से जो ज्यादा CSR करती होगी, और सस्ती नहीं खरीदेंगे उस कंपनी से जो CSR बिल्कुल नहीं करती। तो ये वहां के थोड़े से मिजाज है। तो ये भी पब्लिक भी जो है वो हमारा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है और है। हाँ, गरीब मुल्कों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तो कोई तकलीफ यानी नो क्वेश्चन। सर, ऑल गुड सर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और डीप डिटेल में ले जाएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ये क्या अचीव करना चाहता है। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये जो कहानी है, ये IASB जो है ये क्या चाहता है भाई। तो IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो 4 बातें चाहता है। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 4 बातें हैं इसके अंदर। ये 4 बातें हो गई तो फिर रह जाएगी एक छोटी सी बात और ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। इसका हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि IASB या IAS या IFRS का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर एक चीज आएगी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर आपके पास आएगा इसके अंदर एक और छोटी सी बात जो आएगी एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। यानी मैं एलिमेंट्स लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, बाकी बाद में पूरा लिखूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इसको भी। एलिमेंट्स की बात आएगी, कुछ एलिमेंट्स हैं और ये सब बच्चों को आते होते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आएगा एक छोटी सी बात मेजरमेंट की। ये 4 पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करके इंशाल्लाह इसको काफी हद तक रैप अप कर जाएंगे कि ये 4 बातें क्या हैं। देखो भाई, कोई भी चीज हो ना उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। कोई भी चीज हो ना उसका कोई ना कोई क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स बने हैं, इनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। यानी देखो, कोई भी चीज दुनिया में होती है ना उसका कोई ना कोई मकसद होता जरूर है। बगैर मकसद की चीज जो बनती है वो सरवाइव नहीं करती सर। विदाउट मकसद सर्वाइवल नहीं है। सरवाइव करना है तो मकसद होना जरूरी है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि IASB जो हमारा है इसका मेन मकसद क्या है। मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव्स की, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फ्रेमवर्क की। तो भाई ये फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपके सामने स्क्रीन पे, प्रोवाइड करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को, लेंडर्स को, ताकि वो अपना डिसीजन ले सकें। सिंपल एंड इजी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है कि फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। IASB रूल्स स्टैंडर्ड क्यों बना रहा है, ताकि इन्वेस्टर, लेंडर, क्रेडिटर्स, प्राइमरी यूजर्स को क्या मिले, क्या मिले, इंफॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द कंपनी। और एक बात याद रखना, ये जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन अक्रूवल बेसिस पे बनी हुई होती है। इट्स ऑन अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होती सर। कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं होती, रिसिट एंड पेमेंट पे अकाउंटिंग नहीं होती, पैसा आना पैसा जाना पे अकाउंटिंग नहीं होता। अकाउंटिंग इज नॉट ऑन पैसे का आना एंड पैसे का जाना। कैश बेस अकाउंटिंग दुनिया में नहीं होती। अकाउंटिंग अक्रूवल पे होती है, और अक्रूवल का मतलब है ड्यूएंस पे, इवेंट के होने पे। आपने माल उधार पे बेचा, आप सेल रिकॉर्ड करेंगे। आपको ये बेसिक अकाउंटिंग में बता रहा हूँ कि अगर हमने एक सेल की है उधार पे तो सेल्स क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट वल्लाहिल अज़ीम हम करेंगे। हम ये इंतजार नहीं करेंगे नहीं अभी तो माल गया है। जब पैसे आएंगे जब सेल रिकॉर्ड करेंगे, वहीं से करंट आएगा, स्क्रीन में से करंट आएगा कि जो ऐसी बात करेगा पेपर में, ठीक है। याद रखना,
अकाउंटिंग अक्रूवल है, अक्रूवल मतलब रिकॉग्नाइज व्हेन दे अकर, नॉट एज कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो अकाउंटिंग अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग है। और ये अकाउंटिंग जब भी करेंगे, ये अकाउंटिंग जब भी करेंगे तो गोइंग कंसर्न की बेसिस पे करेंगे। यानी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ये उसी वक्त हासिल होगा जब अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग होगी और गोइंग कंसर्न होगा बिजनेस। हाई, व्हाट इज गोइंग कंसर्न सर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? तो ये भी बेसिक अकाउंटिंग F3 में पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है सबका। मेरा बिजनेस अगले साल चलेगा, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है अगले 12 महीने में मुझे लगता है चलेगा, ऑपरेशंस चलेंगे। ऐसा बिजनेस जो बंद होने वाला हो, जो हमें लगे कि अगले साल नहीं चलेगा, उसको उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, उसकी चीजें देना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, और उसके लिए जरूरी है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न यानी अगले 12 महीने में चलने जैसा हो, और ये सारा कुछ अक्रूवल बेसिस पे हो, यानी ड्यूएंस पे हो। अगर ऐसा बिजनेस है जो दोनों चीजों को फॉलो करता है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS IASB फॉलो या मीट हो सकता है। बात समझ आ रही है सर? हमने पहली बात ऑब्जेक्टिव्स को खत्म किया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पेपर में आ जाता है, ध्यान से, ये तकरीर है, ठीक है, इसको ध्यान से याद रखना है। नंबर 2 की बात करूंगा मैं अब, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं अगर हम IFRS IAS को फॉलो करते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से नंबर 2 मैंने बोला, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का दूसरा पार्ट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कब आती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इंफॉर्मेशन के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है? तो भाई रेलिवेंट होनी चाहिए और फेथफुल होती है। अगर आपने IAS और IFRS को प्रॉपरली दिल और जान से तस्लीम किया है, जैसा उसने कहा है वैसा ही आपने किया है, कोई ढेर होशियारी, 2 नंबरी, चीटिंग, धोखेबाजी, बेईमानगी नहीं की है, तो ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलिवेंट टू द पॉइंट होंगे और भरोसे के काबिल होंगे, फ्री फ्रॉम बाइस, ट्रू एंड फेयर यानी फेथफुल होंगे, और आप उसको किसी दूसरी कंपनी से कंपेयर भी कर सकोगे, वेरीफाई भी कर सकोगे। और इंफॉर्मेशन का टाइमली और अंडरस्टैंडेबल होना जरूरी। जो इन्फॉर्मेशन टाइम पे ना मिले तो फिर वो कबर में मिलती है, सही, बंदा कबर में पहुंच जाता है। यानी जलजला आने के बाद न्यूज पे आए कि भाई जलजला, अर्थक्वेक आ गया था, तो न्यूज चल रही होगी, इंसान नहीं होंगे, इंसान जमीन के अंदर होंगे, टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ, ये आ जाए कि कराची में तूफानी बारिश कल सुबह होने वाली है, लोगों घर में रहना, बाहर नहीं जाना, ओके, बच्चों को स्कूल नहीं भेजो, अल्लाह गनी, तो हो सकता है लोगों की जानें बच जाएं। लेकिन हमारी कौम को पता है कि खबरों में आएगा कल बारिश होगी तो परसों होगी, हमारा मैट ऑफिस भी बड़ा फारिग है, ऐसा ही है ना। तो खैर कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन रिलायबल हो। अब देखो पाकिस्तान में आता है, ओहो शदीद बारिश, शदीद बारिश, अल्लाह अल्लाह बारिश होगी, बारिश होगी, तो चीख रहा होता है टीवी वाला, चीख रहा होता है न्यूज वाला, चीख रहा होता है वेदर वाला, फेसबुक वाला, हवा बोलती है पागल है, छोड़, लोग काम पे जा रहे होते। लेकिन यही चीज जब US और कनाडा में होती है ना, गवर्नमेंट की तरफ से कि साइक्लोन आने वाला है, हैवी स्नोफॉल का चांस है, तो लोग घर में बैठ जाते हैं और उनको पता होता है रिलायबल सोर्स है, फेंका फेंकी नहीं चल रही है। तो इंफॉर्मेशन का रेलेवेंट, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल होना शदीद जरूरी है। गॉट माई पॉइंट सर? और ये हम हासिल कर सकते हैं जब हम IAS को पूरे दिलो जान से तस्लीम करें और फॉलो करें। बिल्कुल सर, ठीक है, समझ गया हूँ। एक से मुझे पार्ट 1 में जो दूसरा था स्टूवर्डशिप, वो क्या असेस, हाँ, ये स्टूवर्डशिप, असेस मैनेजमेंट स्टूवर्डशिप ऑफ द एंटिटीज stewardship मैं रिसोर्सेज। बताता हूँ। देखो ये FBT का F1 का एक छोटा सा टॉपिक होता है, मैं बताता हूँ। देखो कंपनी का मालिक होता है कोई और उसको चलाने वाला होता है कोई और। कंपनी का ओनर शेयर होल्डर होता है, PSO है,
शेल पाकिस्तान है, सही है, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, उसके शेयर होल्डर्स घरों में बैठे होते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे होते हैं। तो डायरेक्टर्स ने कोई छक्के मारे कंपनी के, हमारे बिहाफ पे डायरेक्टर कंपनी चला रहा है, तो सही चला रहे गलत चला रहे कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, और फाइनेंशियल सही। इंफॉर्मेशन होगी तो पता चलेगा। तो स्टीवर्डशिप को टेस्ट किया जा सकता है, यानी जब आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यानी अकाउंटिंग को करोगे, ठीक है। अब आप जब जी स्टेट सर। कप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे जो मैंने रेलिवेंस, फेथफुल, ये सारी बातें बताई हैं, ये सारी डेफिनेशंस उसमें इंशाल्लाह मिलेंगी, डिटेल में मिलेंगी। रट्टा तो मारना ही नहीं है, रट्टा तो मारना ही नहीं है, समझना है और याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने आपको अभी कौन सा पॉइंट बताया? पार्ट 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट 3 है, पार्ट 3 पे हम आएंगे। पार्ट 3 है टर्मिनोलॉजीज बोलो, एलिमेंट्स बोलो, एक ही बात है। टर्मिनोलॉजीज बोलो या एलिमेंट्स बोलो, एक ही बात है। अब ये एलिमेंट्स बड़े आसान हैं, याद रखना, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर जस्ट बच्चा, इजी। आपने सुना है एसेट्स क्या होते हैं? जी। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, ये 5 बातें तो हमने बचपन से सुनी भी हैं, सुनाई भी हैं, पढ़ी भी हैं और पढ़ाई भी हैं। यही तो है सर वो जिसको कहते हैं पॉइंट नंबर 3, टर्मिनोलॉजी या एलिमेंट्स। कुछ लोग टर्मिनोलॉजी बोलेंगे, कुछ लोग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल्स बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलेंगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आई कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड की बैकबोन है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, मैं दोबारा कह रहा हूँ। नंबर 3 आ गया भाई, एलिमेंट्स या बुनियाद के अंदर कुछ बातें हैं। किसी भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस की डेफिनेशन नहीं है। ये आईएएसबी का फ्रेमवर्क है जो हमें इन 5 चीजों की डेफिनेशन देता है। बचपन से आपने पढ़ाया, हमने पढ़ाया, किसने पढ़ाया? उसने पढ़ाया, रफीक ने पढ़ाया, जमील ने पढ़ाया, हारून ने पढ़ाया, कासिम भाई ने पढ़ाया, एंथनी ने पढ़ाया, पता नहीं किसी और ने पढ़ाया, वट एवर। उसने बोला एसेट्स आर द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस, इक्विटी कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, रेवेन्यू इज मनी अर्न्ड बाय द बिजनेस, एक्सपेंसेस व्हिच वी स्पेंड इन ऑर्डर टू अर्न द मनी। यही डेफिनेशन ए लेवल्स में है, यही डेफिनेशन ओ लेवल में है, यही डेफिनेशन इंटर में है, यही डेफिनेशन बीकॉम में है, यही डेफिनेशन इधर है उधर है, पता नहीं कहाँ कहाँ है। हर टीचर ने इसको अपनी इंग्लिश में, अपनी जबान में आसान कर करके पढ़ाया, असल डेफिनेशन किसी ने नहीं बोली। रियल में ये है क्या? रियल डेफिनेशन असल, यानी जब दुनिया में एसिड आया, डेसिड आया, तो वो कहाँ था? तो वो आईएसबी के कॉन्सेप्ट। यार ये एसिड की असल डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है? तो भाई आईएसबी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पैराग्राफ 4 में ये डेफिनेशन असल में पहली मर्तबा लिखी गई थी, जो कि असल में किसी ने पढ़ी नहीं। हर टीचर ने अपने टीचर से सुनी, आगे पढ़ाई, आगे बताई, आगे बताई, और पता नहीं डेफिनेशन बदल बदल के क्या हो गई, कुछ की कुछ हो गई, पता नहीं क्या हो गई, लेकिन पढ़ाते सब सही हैं। लेकिन असल लफ्ज जो है वो यहाँ लिखे थे, वो क्या है? वो भी आसानी है, वही है जो थोड़े से आसान टीचर्स ने कर करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए। तो सही ही किया, टीचर का काम ही आसान करना होता है। तो भाई एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देते हैं फ्यूचर में। एसिड वो होता है जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, जिसको यूज करके हम इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करते हैं, जिसको यूज करके हम इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करने का मतलब ये है कि या तो हमारा फायदा होगा, उसको यूज करेंगे तो हमें फायदा होगा, या हमारा लॉस या एक्सपेंस कम होगा। ये एसिड है, is a simple definition of an asset. Got my point? अब लाइबिलिटी, पास्ट में कुछ कांड किए थे, पास्ट में कोई हरकत की थी, उधार पे माल खरीदा था, पास्ट में कुछ किया था,
प्रेजेंट में आप पे ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में सेटल होगी। दैट इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी। आसान भाषा में ऑब्लिगेशन ऑन द बिजनेस, बिजनेस में जो ऑब्लिगेशन है उसको बोलते हैं लायबिलिटी आसान भाषा में। लेकिन मुश्किल भाषा में, पास में कुछ किया था जिसकी वजह से प्रेजेंट पे ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में इकोनॉमिक यानी एसेट्स के जरिए सेटल होगी, यानी कुछ पेमेंट होगी, कोई इकोनॉमिक रिसोर्स आपके पास से जाएगा। ये डेफिनेशन है किसकी? ये डेफिनेशन है लायबिलिटी की। कैपिटल की डेफिनेशन लोगों ने बहुत ज्यादा आसान कर दी, टीचर्स ने बहुत चेंज कर दी, लेकिन आईएएस और आईएफआरएस में ये डेफिनेशन थोड़ी सी कुछ और ही होती थी। वो ये कहते थे कि कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। रेजिडुअल पार्ट मतलब बैलेंसिंग फिगर, रेजिडुअल पार्ट मतलब बैलेंसिंग फिगर। ये कहते थे कि जो कैपिटल होता है ना मेरा भाई, कैपिटल जो है या इक्विटी इज द बैलेंसिंग फिगर। आपने बचपन से पढ़ा है, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। नेट एसेट जिसको हम बोलते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो यही डेफिनेशन है कि एसेट में लायबिलिटी माइनस कर दो, कैपिटल आ जाएगा। हमने इसको और आसान किया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो खलास। और रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू उसको बोलते हैं जो तुसी कमाओगे भाई, माल बेचा जो पैसा आया, टोटल का टोटल पैसा इज रेवेन्यू। और कमाने के लिए खर्चना पड़ता है सर, कमाने के लिए खर्चना पड़ता है, और जो खर्चा है वो एक्सपेंस है, सिंपल एंड इजी। अच्छा भाई फाइन हो गया, फेयर इनफ। अब आते हैं, ये हो गए हमारे पास तीन एलिमेंट्स। चौथा है रिकग्निशन, चौथा है मेजरमेंट या रिकग्निशन। कब हम रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। जब हमारा सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा और जो आपने पढ़ा हुआ भी है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया भी है, और बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर अभी बात होगी, कैलकुलेशन कैसे हो, तो वो आप सीखेंगे समझेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसको मेजरमेंट बोलते हैं। याद रखना मेजरमेंट क्या होती है, आसान है। एसेट खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल, ये पता है, राइट? एनी प्रॉब्लम? नहीं जी, ठीक है। एसेट खरीदते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं सर। ओके फाइन। फिर थोड़े टाइम बाद एसेट की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अगड़म बगड़म हो जाती है, तो रिवैल्यूएशन कर देते हैं। अच्छा हाँ सही है। यानी करंट वैल्यू हिस्टोरिक, सॉरी हिस्टोरिक कॉस्ट जिस पे हम ओरिजिनली उसको रिकॉर्ड करते हैं, फेयर वैल्यू जो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है। अगर रिवैल्यूएशन करने का दिल चाहे तो हम उसको यूज करके रिवैल्यूएशन कर देते हैं। करंट कॉस्ट आसान भाषा में आप समझ लो, नेट बुक वैल्यू कह लो। आपका एसेट खरीदा था 2 लाख का, डेप्रिशिएट हो के आज 1.5 लाख का हो चुका है, और उसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख हो गई है, वो मार्केट फेयर वैल्यू हो गई। था कितने का? 2 लाख का। डेप्रिशिएट हो के उसकी नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट आज कितनी है? 1.5 लाख है, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख है। तो ये हो गई हिस्टोरिक कॉस्ट, करंट वैल्यू और फेयर वैल्यू की कहानी। यहाँ तो कोई तकलीफ है? वैल्यू क्या होती हिस्टोरिकल कॉस्ट जो आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस है, है? हिस्टोरिक करंट वैल्यू जो ट्रांजेक्शन प्राइस, राइट? मार्केट में। ठीक है। वैल्यू इन यूज जो आपको नजर आ रहा है, ये IAS 36 में पढ़ते हैं। यानी जब IAS 36 पढ़ेंगे, या जब पढ़ लिया है तब हम इसको देखेंगे, तो इसको हम वैल्यू इन यूज को बाद में देखते हैं जब IAS 36 पढ़ते हैं। ठीक है। करंट कॉस्ट मैंने बता दिया। वैल्यू इन यूज आसान भाषा में ये होती है, इसकी कैलकुलेशन हमारे सिलेबस के अंदर है, आगे जाके IAS 36 में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वैल्यू इन यूज का मतलब ये है कि ये एसेट मुझे टोटल कमा के कितना देगा। आपने गाड़ी ली, जितने की ली वो हिस्टोरिक कॉस्ट है, 2 साल पहले ली थी। आज डेप्रिशिएट होगी, जो उसकी वैल्यू है वो उसकी करंट वैल्यू है। आज मार्केट में वो कितने की जा रही है, वो उसकी फेयर वैल्यू है। अब वैल्यू इन यूज क्या है? जब आप गाड़ी खरीद रहे थे ना, तो आपने सोचा था कि 5 साल चलाऊंगा, और ये 5 साल गाड़ी चलाने से मुझे इतना फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। ये है वैल्यू इन यूज। इसकी कैलकुलेशन IAS 36 जब हम पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट वाला,
तो उसमें इंशाल्लाह आपको जरूर सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, सही है जी, सही। अब आपका होमवर्क जो है, असाइनमेंट जो है, वो स्टडी हब है। स्टडी हब में चैप्टर 2 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसके अंदर हिस्टोरिक यानी 2 ये 2 है, चैप्टर 2.1 2.2 ये चलता रहेगा। ये आपने रीड कर लेना है, ये आपने पढ़ लेना है, ये हमने ऑलमोस्ट खत्म किया है। इस फ्रेमवर्क के अंदर एक चीज और है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और ये हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर एंड होगा। देखो भाई, आईएएस बी जो है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। ये क्या बनाता है? जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्ट, बनाते। तो आईएएसबी जो है स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, ये स्टैंडर्ड बनाता है। अब ये स्टैंडर्ड कैसे बनाता है? कुछ तो होगा। कैसे बनाता है भाई? तो हम आपको बताते हैं ये स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं। आपके सामने स्क्रीन चेंज हो गई होगी, देखिए स्क्रीन शिफ्ट हुई। जी अभी हुई है जी। आईएएस कैसे बनते हैं? तो याद रखना, ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो ऐसे ही काम नहीं करती। पहले मसला आता है। क्या आता है पहले? एक मसला आता आता है। मसला आता है तो ये नहीं है कि मसला आया तो चल मेरा भाई हल कर, ना 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 ना। ये देखते हैं कि मसला उस लेवल का हो, मसला उस लेवल का हो कि हम उसके लिए कोई हल निकालें। वैसे तो मसले बहुत होते हैं, लेकिन हर मसले का जवाब थोड़ी देना होता है। हर मसला इस काबिल थोड़ी होता है कि उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया जाए। राइट और रॉन्ग? है। राइट। पहले ये मसले की औकात देखते हैं कि इज द मसला इज दैट मच कैपेबल कि हम उसको डिस्कस करें। अरे इतने तुम बड़े, इतने बड़े बादशाह कि ठीक है मसला आएगा तो देखेंगे मसला उस लेवल का है कि उसके लिए हम कोई स्टैंडर्ड बनाएं। बात समझ आई? जी बिल्कुल सही। तो पहले तो मसले की हैसियत देखेंगे। जब मसला उस लेवल का निकलेगा कि ये बोले हाँ भाई ठीक है चलो, तो फिर ये रिसर्च करने के लिए अपने स्टेक होल्डर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ऑडिटर्स, ऑडिट फर्म्स होती हैं, जैसे ऑडिट फर्म्स हैं, रेगुलेटर्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में सीए है तो उसका रेगुलेटर है आई कैप, इंडिया में सीए है तो उसका रेगुलेटर वहां की बॉडी है, बांग्लादेश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उसकी अपनी बॉडी है, यूके का जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है उसकी बहुत सारी बॉडीज हैं, एक उसमें एसएससीए भी है। तो वर्ल्ड वाइड जितने भी रेगुलेटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, ऑडिट फर्म्स, उन सबको वो उस मसले को भेजते हैं, और यानी उनसे मसला लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, और फिर उसका एक पोटेंशियल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन ड्राफ्ट करके एक डिस्कशन पेपर जो है वो अपनी वेबसाइट पे जनरल पब्लिक, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बॉडीज, ऑडिटर्स फर्म्स, इन सबको भेजते हैं। और कहते हैं भाई ये मसला था जिसका वाकई वो हमने देखा है कि वाकई हकीकतन वो मसला है, और जब वो मसला वाकई है तो हमारे हिसाब से इसका ये सॉल्यूशन है, तुम बताओ, तो सीधा दसो कि इसका तुम्हारी नजर में क्या सॉल्यूशन है। फीडबैक, लोगों का फीडबैक लेने के लिए जो फॉर्म इशू करते हैं उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं डिस्कशन पेपर। डिस्कशन पेपर में दुनिया भर के ऑडिट फर्म्स, दुनिया भर के बड़ी बड़ी अकाउंटेंसी बॉडीज सब रिप्लाई फरमाती हैं, और उस रिप्लाई को ये जमा करते हैं। उसमें जिन जिन रिप्लाईज को ऐड करना होता है, जिन फीडबैक से कुछ लेना होता है लेते हैं, अपने पोटेंशियल सॉल्यूशन को अपग्रेड करते हैं, और फिर एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड, एक्सपोजर ड्राफ्ट मतलब एक कच्चा पेपर, कच्चा स्टैंडर्ड बनाते हैं, और कच्चा पेपर स्टैंडर्ड फिर से पब्लिक के लिए खोल देते हैं कि देख लो, वो पहले ड्राफ्ट हमने एक पहला ड्राफ्ट दिया था, उस पर फीडबैक आया, उसको अपडेट करके अब ये ड्राफ्ट बना है, ये ओके होता है तो फिर फाइनल आएगा, देख लो, देख लो लोगों। फिर उस पर और रिव्यू आते हैं। कोई ऐसा रिव्यू आ जाता है या कोई ऐसा फीडबैक आ जाता है जो वाकई इनकॉर्पोरेट करना हो तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, वरना फाइनल स्टैंडर्ड लॉन्च हो जाता है। और जब स्टैंडर्ड लॉन्च होता है तो बस उसी पे ये सो नहीं जाते, उस स्टैंडर्ड की पूरी एजुकेशन हर किसी को प्रोवाइड करते हैं। वीडियोस आ रही होती हैं इनके, लिटरेचर आ रहा होता है, इनकी बुक्स आ रही होती हैं, बड़े बड़े लेक्चरार्स को ये हायर कर रहे होते हैं कि भाई आप वीडियोस दें, आप हम इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि नया स्टैंडर्ड है, लोगों को सिखाएगा कौन? तो ये उसकी एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और फिर जब वो
आ जाता है तो कोई चीज नहीं आती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को आंखें बंद नहीं की जाती, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है कि भाई ये सही तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए। क्योंकि सिर्फ कोई चीज लॉन्च करना काफी नहीं होता। लॉन्च करना अगर काफी होता तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पता नहीं कहाँ होते। सिर्फ कानून बनाना या स्टैंडर्ड बनाना काफी नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, और ये भी ये लोग करते हैं। और कुछ दिन हैं कि भाई देख लो, जो पब्लिक कमेंट्स के लिए भेजा जाता है वो 90 दिन के लिए भेजा जाता है, उसको 60 दिन और एक्सटेंड किया जाता है। और एक्सपोजर ड्राफ्ट भी 60 दिन के लिए फीडबैक के लिए भेजा जाता है आवाम को या लोगों को। और जब ये फाइनल होता है तो एक नया स्टैंडर्ड का जन्म होता है। और ये हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की थ्योरी, जो कि अब आपका असाइनमेंट भी है। स्टडी हब चैप्टर 2 आपने अच्छी तरह रीड करना है, और नेक्स्ट क्लास या जब भी हो तो आपने जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस कर लेनी है और रेडी कर लेना है। और फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, अदरवाइज इस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।